Hello friends, welcome to my channel Simple Plus Clear. Today we are going to study about understanding differences on the range of cognitive abilities. जो cognitive यहाँ पे मतलब हो रहा है हमारा माइंड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ एबिलिटीज़ होती है उसके ऊपर हम डिफरेंसेस को बताएंगे. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फ्यू कॉमन डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ द पोसेशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़. दीज आर जो कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, बच्चों में, उसको बारे में हम बात करेंगे. जो हम यहाँ पे अभी 5 की बात करने वाले हैं. दे आर लर्नर विद लर्नर डिफ़िकल्टीज़. जो लर्नर होते हैं जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है. फिर आता है स्लो लर्नर्स जो बहुत स्लो याद करते हैं. फिर डिसलेक्सियाज, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट और फिर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड जो बहुत वीक है, और जो गिफ्टेड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनके बारे में. लर्नर विद लर्नर डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पे फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ रेफर टू सर्टेन काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स इन द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ एन इंडिविजुअल. ये डिसऑर्डर कुछ टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को, ये उसके बारे में है. These disorders are mainly caused by the intrinsic factors like central nervous system dysfunction, specific deficit in information processing और the ability to learn. इसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो हमारे माइंड में जो होता है उसमें कोई डिसफंक्शन, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या कोई स्पेसिफिक डेफिसिट है, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो रही है. Although one of the other learning problem may be caused by extrinsic factors like mental retardation, emotional disturbance, etc. उसके बाद आ जाएगा individual with minor or temporary difficulties in learning are not termed as learning disabled. जिनमें कोई माइनर या टेम्पररी, कोई थोड़ी बहुत देर के टाइम के लिए और फिर ठीक हो जाए, तो उसको हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में नहीं लेके आएंगे. हु हैव सीरियस, जिसको सीरियस प्रॉब्लम है, लर्निंग प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. ये नहीं है, क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लर्नर डिफ़िकल्टीज़ में नहीं लाएंगे. जिनको मेजर प्रॉब्लम है उनको लेके आएंगे. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और डिसेबिलिटीज़. उनके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैन इफेक्ट वंस एबिलिटी टू, और लर्निंग डिसेबिलिटी एक बंदे की किसकी एबिलिटी को इफेक्ट करती है. रीड, राइट, स्पीक, स्पेल, कंप्यूट, मैथ, रीजन एंड ऑल्सो इफेक्ट एन इंडिविजुअल्स अटेंशन, मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, सोशल स्किल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. ये सब चीज़ों को इफेक्ट करती है. सब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और काफ़ी ये जो मेन ये डिसेबिलिटीज़ कौन से, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे. रीडिंग प्रॉब्लम्स, मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट. बच्चों जो जिनको लर्निंग प्रॉब्लम होती है उनको क्या होता है, रीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है. राइटिंग लैंग्वेज डेफिसिट्स, मैनी स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम विद राइटिंग एंड स्पेलिंग, और काफ़ी बच्चों को लिखने में और स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है. मैथ अंडर अचीवमेंट, उनकी मैथ बहुत वीक होती है. उसके बाद आ जाएंगे हम न्यूमेरिक रीजनिंग एंड कैलकुलेशंस कॉज मेजर प्रॉब्लम, और जहाँ पे रीजनिंग या कैलकुलेशंस की बात आती है वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम हो जाती है. सोशल स्किल डेफिसिट, वो सोशली भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते अच्छे से. बिहेवियर प्रॉब्लम्स, उनको ये नहीं पता होता है कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेवियर करना है प्रॉपरली. अटेंशन प्रॉब्लम्स एंड हाइपर एक्टिविटी, और जैसे कि क्लास में या किसी से बात करते टाइम जो अटेंशन करनी होती है उसमें भी उनको प्रॉब्लम आ रही होती है. डिफ़िकल्टी इन जजिंग रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स को जज करने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है. बिकॉज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टी और डिसेबिलिटीज़, नॉट बिकॉज, कॉजेज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़. लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के कारण क्या क्या है. तो जेनेटिक और हेरिडिटी सबसे पहला मेन फैक्टर ना, या तो गुड को लेके या बैड को लेके बच्चे के पे जो इम्पैक्ट पड़ता है सबसे मेन पहले आएगा हेरिडिटी. तो 20 to 25% चाइल्ड फाउंड टू हैव एटलीस्ट वन पेरेंट ऑफ दिस नेचर, और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है उनमें से 20 या 25 के बच्चों के एक पेरेंट को तो कम से कम ये प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे में आई है. ऑर्गेनिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑर्गेनिक और physiological factors. Learning capabilities are very much dependent on proper functioning of one's central nervous system. Dysfunction of the central nervous system in any form may thus affect and cause serious learning problem. और नर्वस सिस्टम में जैसे कि माइंड में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से भी आती है लर्निंग डिफिकल्टीज में प्रॉब्लम. इन्वायरमेंटल फैक्टर, पुअर नरिशमेंट इन मदर्स वॉम, मदर के वो में पुअर नरिशमेंट, प्री मैच्योर डिलीवरी, डाइट डेफिशिएंसी, नॉट गेट प्रॉपर मेडिकल केयर,
लैक ऑफ मोटिवेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सब क्या है, कारण है उसके लर्निंग डिफिकल्टीज के। आफ्टर दैट यूज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का यूज करते हैं, या सोशल एंड कल्चरल डेप्रीविएशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लर्नर्स, नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग टेक्निक्स लाइक ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, इंटरव्यू वगैरह। और इन लर्नर्स की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, इनसे ये ऑब्जर्वेशन करके, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट वगैरह यूज़ करके। टेस्टिंग डिवाइसेस से इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, और टेस्टिंग डिवाइस से अगर हम करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट यूज़ करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, with the help of norms given in these tests we can access the relative educational standard of the children of some age or grade। फिर उसके बाद आता है एबिलिटी टेस्ट और प्रोसेस टेस्ट। द एबिलिटी टेस्ट और प्रोसेस टेस्ट आर सो डिजाइंड एज टू एक्सेस द डिग्री ऑफ देयर इनएबिलिटी और पुअर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। अचीवमेंट टेस्ट, sorry, achievement test, these tests are designed to assess the degree of achievement of the children in various knowledge, skills and performance process areas। daily assessment system, there can be a systematic, well planned, regular daily assessment system in schools for recording the children's achievement on various specific knowledge, skill and performance areas। और उनका क्या होना चाहिए, डेली असेसमेंट होना चाहिए, उसके लिए सिस्टमेटिक, वेल प्लान्ड होना चाहिए, ताकि उन पे डेली उन पे नज़र रखी जाएगी कितना अचीवमेंट हो रहा है, कितनी वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, कितनी स्किल डेवलप कर रहे हैं, ये सब। एजुकेशन प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ स्पेशलाइज स्कूल और क्लासेस, प्रोविजन ऑफ स्पेशल रेमिडियल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्ट्रक्चरिंग एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल सेटअप। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा स्लो लर्नर्स। A person who tends to take longer to understand things than the average person or someone who requires multiple explanation before they get a concept is said to be a slow learner। एक बच्चा जिसको बहुत बार मल्टीप्लिकेशन बार बार उसको चाहिए एक्सप्लेनेशन, एक बार में उसको समझ में नहीं आ रहा, मल्टीपल टाइम्स चाहिए उसको। एक एवरेज पर्सन को जिसको जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन स्लो लर्नर को मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस चाहिए। कैटेगराइज एज बैकवर्ड पीपल्स इन स्कूल, और उनको मोस्टली स्कूल में बैकवर्ड पीपल कहा जाता है। विद आईक्यू बिटवीन, और इसमें स्लो लर्नर की आईक्यू क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है, आईक्यू बिटवीन 72 एंड 85। स्पेशल नीड्स, उनकी स्पेशल नीड्स होती उनको स्पेशली ध्यान दिया जाना चाहिए उन पर। किर्क ने 1949 में कहा था, द टर्म स्लो लर्नर्स शुड बी रेफर टू द चिल्ड्रन ऑफ रिलेटिवली लो इंटेलिजेंस हैविंग एन आईक्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 75 to 90। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, द इंटेलेक्चुअल लेवल एंड फंक्शनिंग फॉल्स बिलो द लेवल ऑफ द एवरेज और नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ देयर एज 70 to 90। एंड एवरेज आईक्यू इज 100। एक एवरेज आईक्यू जो बंदे में होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए, पर जो स्लो लर्नर की क्या होती है, 70 to 90 के बीच में। इन फिजिकल अपीरियंस दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन, और वो फिजिकल अपीरियंस में नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह होते हैं देखने में। एंड एज अ रिजल्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव द सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम एज फ्रॉम देयर नॉर्मल पीयर्स। क्योंकि वो फिजिकल अपीयरेंस उनकी सेम होती है, तो पेरेंट्स को उनसे एक्सपेक्टेशन भी सेम होती है। नाइदर मेंटल डिसेबल्ड और रिटार्डेड स्टडी विद नॉर्मल स्टूडेंट, ना वो मेंटल डिसेबल्ड होते हैं ना रिटार्डेड, वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे होते हैं। रेट ऑफ लर्निंग इज क्वाइट स्लो, लेकिन उनका जो लर्निंग का जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। यूजुअली फेस फेलियर्स, और मोस्टली क्या होता है, फेलियर मिलता है उनको, क्लास रिपीट करनी होती है, और ग्रेड्स एंड लीव स्कूल, और या फिर उनको स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। पुअर रीजनिंग एबिलिटी होती है उनकी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी नहीं होती उनमें, कंसंट्रेशन लैक होता है उनमें। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़, और वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनएबिलिटी कॉग्निटिव कैपेसिटी, पुअर मेमोरी होती है उनकी। आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ स्लो लर्नर्स सेम एज नॉर्मल लर्नर्स, ओनली लैक इन एजुकेशन लैडर। वैसे नॉर्मल लर्नर्स की तरह होते हैं वो बिल्कुल, बस वो एजुकेशन की जो सीढ़ी है उसमें वो पीछे रह जाते हैं। फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, और कैसे पता लगाएं कि हम वो स्लो लर्नर में आते हैं, कैसे उनका पता करें और कैसे उनको डायग्नोज करें। तो क्या करेंगे, फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए बच्चे का। यूज़ ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंट टेस्ट, या तो उनका इंटेलिजेंट टेस्ट लेना चाहिए। यूज़ ऑफ अदर्स साइकोलॉजिकल टेस्ट, यूज़ ऑफ अचीवमेंट टेस्ट।
ये सब करना चाहिए ताकि हमें पता चले बच्चा नॉर्मल है या स्लो लर्नर है। उसके बाद एवरेज है या स्लो लर्नर। यूज़ ऑफ डेली, और जो डेली असेसमेंट होते हैं वो करना चाहिए। कॉजेज़ किस किस कारण से होता है। इनहेरिटेड डिफेक्टिव जीन्स। डिफेक्टिव जीन्स या तो हेरिडिटरी पेरेंट से आता है, या मदर्स यूज़ ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, सीवियर हेड इंजरीज या हेड में इंजरी होने की वजह से भी हो जाता है, या घर का इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट, बेसिक नीड्स नॉट सेटिस्फैक्टरीली, डेफिशिएंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, या फिर जो टीचिंग का जो मेथड होते हैं जो वीक होते हैं या उनमें कमी होती है, उसकी वजह से भी बच्चे स्लो लर्नर हो जाते हैं। अब उसको ठीक कैसे करना है। रेमिडियल मेजर्स, क्या क्या हम उसमें रेमिडियल मेजर करेंगे, प्रिवेंशन या क्योर, कैसे सुधार करेंगे। फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व, नथिंग कैन बी डन। अगर इनहेरिटेंस का है, या तो मदर से, फादर से या मदर से आया है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। इन केस ऑफ इन्वायरमेंट, मदर टेक केयर ऑफ फीटस। अगर इन्वायरमेंट की बात है तो मदर को बच्चे का ध्यान रखना चाहिए जब वो वूम में है तब। प्रॉपर केयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। मस्ट अरेंज पेरेंटियल एजुकेशन, और पेरेंट्स की एजुकेशन अरेंज होनी चाहिए टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का पूरा ध्यान रखें। नो फोबिया। टीचर्स एडिक्वेट ट्रेनिंग, टीचर्स को एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। नो हार्श ट्रीटमेंट फॉर स्लो लर्नर, और जो स्लो लर्नर्स है उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट नहीं करना है कि टीचर डांट लगा रही है, हमेशा पिटाई हो रही है बच्चों की, वो चीज़। फिर क्यूरेटिव मेजर्स, ये तो प्रिवेंटिव, पहले ही सुधार कर लेना है जो कि। फिर क्यूरेटिव मेडिकल मेजर्स आ जाएंगे। द मेडिकल फैक्टर्स लाइक फिजिकल डिफेक्ट एंड इल इफेक्ट्स, प्रॉपर अटेनमेंट शुड बी पेड ओवर अरेंजिंग रेगुलर चेकअप। द स्कूल अथॉरिटीज शुड कोऑपरेट, प्रॉपर उनका चेकअप होते रहना चाहिए टाइम पे, तो ये स्कूल वालों को भी इसमें हेल्प करनी चाहिए। बिहेवियर मेजर, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड हेल्प द स्लो लर्नर, और जो टीचर या पेरेंट्स हैं उनको स्लो लर्नर्स की हेल्प करनी चाहिए। देन द थर्ड वन इज dyslexia. The word dyslexia is composed by dys and lexia. Dys stands for a type of disorder. Dys मतलब यहाँ पे आ जाएगा disorder. And the Greek word lexia originated from lexis stand for pertaining to word. Words में problem होना, pertaining to word से related. यहाँ पे है lexis का मतलब, dys मतलब disorder, lexis मतलब pertaining to word. तो डिसऑर्डर वर्ड से रिलेटेड। डिसलेक्सिया इन इट्स वर्ड मीनिंग स्टैंड्स फॉर अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू वर्ड और लैंग्वेज रिटन और स्पोकन। जो बच्चे को जो है क्या है, डिसलेक्सिया इन इट्स वर्ड मीनिंग स्टैंड्स फॉर अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू वर्ड और लैंग्वेज रिटन और स्पोकन। बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है वर्ड को बोलने में या लिखने में, ये होता है डिसलेक्सिया। may create a big problem for a developing children in making use of the words or language in his study or डे टू डे कम्युनिकेशन एंड एडजस्टमेंट। ये बच्चे को प्रॉब्लम लेके आता है उसका डे टू डे कम्युनिकेशन या एडजस्टमेंट में, अगर वो प्रॉपरली स्पीक नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अभी चलो आगे इसमें बताएंगे। डिफिकल्टी इन लैंग्वेज स्किल्स पर्टेनिंग टू रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑफ अ लैंग्वेज। बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है इसमें क्या, रीडिंग करने में, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑफ अ लैंग्वेज। फिर आ जाता है एक्सपेरिमेंट केस 1। सन हैविंग प्रॉब्लम इन रीडिंग, एक बच्चा है उसको किस में प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग एंड राइटिंग। बी को वो डी लिख दे रहा है, या बी को वो डी प्रोनाउंस कर रहा है, या क्यू को पी लिख दे रहा है, या फिर पी को क्यू लिख दे रहा है। अपोज मतलब कि मिरर इमेज बना दे रहा है उसकी, या दूसरा लेटर लिख दे रहा है। फिर आ जाता है डिस्कैलकुलिया। इट इज़ अ डिसेबिलिटी ऑफ न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू द लर्निंग एंड डीलिंग विद नंबर्स। डिसलेक्सिया में हमें क्या होती है, वर्ड से प्रॉब्लम होती है बच्चे को, लेकिन डिसकैलकुलिया में क्या प्रॉब्लम होती है, नंबर से डील करने में दिक्कत हो रही थी। इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ डिसलेक्सिया चाइल्ड फॉर बीइंग इफेक्टेड विद डिसलेक्सिया और वाइस वर्सा। और ये ज़रूरी नहीं है जिसको डिसलेक्सिया है उसको डिसकैलकुलिया हो, या जिसको डिसकैलकुलिया है तो उसको डिसलेक्सिया हो, ये डिफरेंट है, दोनों अलग चीज़ है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिसलेक्सिया क्या है, प्राइमरी और हेरिडिटरी डिसलेक्सिया, सेकेंडरी और डेवलपमेंट डिसलेक्सिया, ट्रॉमा और एक्सीडेंटल डिसलेक्सिया। कॉजेज आर सेम एज लर्नर विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड हाउ टू टेक केयर ऑल्सो। और जब लर्निंग डिफिकल्टीज में हमने कॉजेज पढ़े थे या कैसे ध्यान रखना, वो सेम है। आफ्टर दैट आ जाते हैं लर्नर with intellectual deficiency or mentally retarded children, where the gifted lies on the top of the scale। जहाँ पे gifted जो top of the scale है, the mentally disabled occupied the lower stand। gifted सबसे top पे है
और मेंटली रिटार्डेड कहाँ पे है, सबसे लास्ट में। मेंटली रिटार्डेड एज अ टर्म स्टैंड्स फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द अरेस्ट और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ वंस ब्रेन बिगनिंग यूजुअली एट बर्थ। और इसमें क्या होता है, बच्चे की ब्रेन का ही प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा बर्थ के टाइम से ही। द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस इंटेलेक्चुअल पावर्स गेट डिमिनिश्ड और अरेस्टेड। बिल्कुल मतलब बंद हो जाता है बच्चे की ग्रोथ का, कुछ टाइम हुआ तो हुआ, उसके बाद बिल्कुल बंद, डिमिनिश हो जाता है बिल्कुल। इट इज़ नॉट अ डिजीज और इलनेस ऑफ द माइंड। ये कोई माइंड की डिजीज या कोई इलनेस नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इट इज़ रिलेटेड टू द सब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ माइंड। इसमें माइंड का जो डेवलपमेंट है वो किस फॉर्म में हो रहा है, सब नॉर्मल। द डेफिशिएंसी मे बी ऑब्जर्व्ड एट बर्थ और इन अर्ली चाइल्डहुड। जो डेफिशिएंसी है वो बर्थ के टाइम में पता चल जाएगी या अर्ली चाइल्डहुड में ही पता चल जाता है, ये नहीं कि लेटर एज में पता चलेगा। बोथ द इनहेरेंट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में कॉज मेंटल रिटार्डेशन। और इसमें भी क्या है, इन सब चीज़ों में जो ये लर्निंग डिफिकल्टीज, इन सब में क्या क्या प्रॉब्लम है, मेन हेरिडिटी से प्रॉब्लम है या फिर इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम है। सॉरी। टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड, कैटेगरी और रेंज ऑफ आईक्यू। देखो ये टाइप ऑफ मेंटली रिटार्डेड ये फर्दर डिवाइडेड है, ये इडियट, इम्बिसिल्स, मोरॉन्स, बॉर्डरलाइन एंड द डल लाइन। इडियट आते हैं बिलो 25 आ जाएंगे। एम्बिसिलिस फ्रॉम 25 to 50 ये आ जाता है, ईड सबसे नीचे आएगा इडियट, बिलो 25। एम्बिसिल्स फ्रॉम 25 to 50। मोरॉन्स आ जाते हैं 51 to 75 इनकी आईक्यू होगी। बॉर्डर लाइन होता है 76 to 90। अब आ जाता है एडेप्टिव बिहेवियर, माइल्ड रिटार्डेशन, आईक्यू जिसकी बहुत मतलब जो कम है रिटार्डेशन, उसकी आईक्यू कितना है 50 to 70। A majority of approximately 85% of the retarded belong to this category। जो मेंटली रिटार्डेड है उनमें से 85% इसी कैटेगरी में होता है, मिल्ड रिटार्डेशन में, जिसमें आईक्यू 50 to 70, मतलब कि ये इसमें मेंटली रिटार्डेड में हाईएस्ट पे है ये। In adult life, these individuals attain intellectual levels comparable of that of the average 10 years old child। और इसमें बच्चे के जो माइंड है ना, जो एक 10 इयर्स के बच्चे का है, बस अडल्ट लाइफ तक भी उतना ही बढ़ता है, 10 इयर्स के एज के बच्चे से ज़्यादा नहीं बढ़ता। दे शो साइंस ऑफ डिलेड डेवलपमेंट। उनमें क्या दिखता है, डिलेड डेवलपमेंट दिखता है और इमेच्योर बिहेवियर दिखता है उनमें। फिर द सेकेंड वन इज मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। उनकी आयु होती है, आईक्यू होती है 35 से 49 के बीच में। अबाउट 10% इसमें आ जाता है, 10% ऑफ टोटल मेंटली रिटार्डेड बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इन एडल्ट लाइफ दे अटेन इंटेलेक्चुअल लेवल सिमिलर टू दैट ऑफ द एवरेज। ये 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड तक ही बढ़ पाती है इनका माइंड का जो लेवल है। फिजिकली दे अपीयर डल, और फिजिकली भी वो देखने में डल लगता है। सफ़र फ्रॉम मोटर इनकोऑर्डिनेशन, और मोटर इनकोऑर्डिनेशन मतलब कि उनकी जो बॉडी है उसका भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जैसे हैंड का, लेग का, वो सब। फ्रॉम अर्ली इन्फेंसी और चाइल्डहुड दे शो साइंस ऑफ रिटार्डेशन। और इन्फेंसी टाइम में ही वो रिटार्डेशन का अपना बता देते हैं। इन्फेंसी पीरियड यही हो जाता है 0 to 2 ईयर, मतलब फ्रॉम बर्थ to 2 ईयर, तो उसमें ही पता चल जाता है कि हाँ ये मेंटली रिटार्डेड बच्चा है। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन नंबर 3, इसकी आईक्यू होती है 20 to 34। नियरली 3.5% ऑफ द टोटल रिटार्डेड इंडिविजुअल्स इसमें आते हैं। दे नेवर अटेन इंटेलेक्चुअल लेवल ग्रेटर देन दैट ऑफ एवरेज 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। और इनका माइंड लेवल सिर्फ एक 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड बच्चे तक ही बढ़ पाता है। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, इनकी आईक्यू रह जाती है लेस देन 20। दिस ग्रुप मेक्स 1.5% नेवर अटेन्ड लेवल ग्रेटर देन 2 ईयर ओल्ड। और इसमें 2 साल से ज़्यादा उनकी 2 साल से ज़्यादा बच्चे का जो माइंड होता है उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाता है, वहीं पे रुक जाता है उनका। कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, फैक्टर्स ऑपरेटिव एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जब बच्चे को मतलब कंसेप्शन हो रहा है उस टाइम पे जो फैक्टर्स ऑपरेटिव है उसकी वजह से। फैक्टर्स ऑपरेटिव इनसाइड द मोम ऑफ द मदर, और मदर के जो बीच में, वो बीच बोल रही हूँ, मदर की जो टमी में जो वो होता है, वूम में जो होते हैं फैक्टर्स ऑपरेटिव वो। फिर फैक्टर्स ऑपरेटिव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम, या पोस्ट नेटल फैक्टर, या बच्चा होने के बाद। ये सारा होता है, ये हेरिडिटरी है जो मेंटल रिटार्डेशन का जो ये होता है। प्रिवेंटिव एंड रेमिडियल मेजर, हेरिडिटरी पे ध्यान देना है, इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है, एक्सीडेंट और डिजीज़ पे ध्यान देना है। ये चीज़ें ना हो अगर इनसे बचाना है बच्चों को तो।
After that we will come on our last topic, that is gifted children. हैरी गस्ट ने बोला है द talented or gifted children is one who shows consistently remarkable performance in any worthwhile line of endeavor. The gifted child is specially an exceptional child. वो हमेशा बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन. इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन ग्रुप ही सुपीरियर इन सब एबिलिटी और ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़. जो अपनी एज के बच्चों में वो सुपीरियर दिखता है, या तो कुछ एबिलिटीज़ में या किसी एक पर्टिकुलर एबिलिटी में या कुछ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी एबिलिटीज़ में. गिफ्टेड चिल्ड्रन इंक्लूड नॉट ओनली द एकेडमिकल टैलेंट, वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छे नहीं होते, बट ऑल्सो दोज हु शो प्रोमिस इन म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, राइटिंग एंड अदर क्रिएटिव आर्ट्स. ये नहीं गिफ्टेड चिल्ड्रन वही है जो सिर्फ पढ़ाई में एकेडमिक्स में दिखा रहे हैं, जो म्यूजिक या डांस में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पेंटिंग में, दे आर ऑल्सो नोन एज गिफ्टेड चिल्ड्रन. या मैकेनिकल वर्क, फिजिकल एक्टिविटीज, या जो फिजिकल एक्टिविटीज में भी बेस्ट है, दे आर ऑल्सो नोन एज गिफ्टेड चिल्ड्रन. नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन. द नीड फॉर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, उनको नॉलेज बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए. नीड फॉर क्रिएटिविटी एंड इंजेन्युइटी. नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज एक्सेप्शनल एबिलिटी. नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, और बच्चों को सेल्फ एक्सप्रेशन करने का मौका मिलना चाहिए. देन फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन, और गिफ्टेड चिल्ड्रन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा. लर्न्स रैपिडली एंड ईजीली, जल्दी याद कर लेते हैं. यूजेज अ ग्रेट डील ऑफ कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, उनके पास कॉमन सेंस बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होती है. रीजन्स थिंक्स आउट थिंक्स क्लियरली, रिटेन्स वट ही हैज़ हर्ड और रीड विदाउट मच रोड ड्रिल, और उनको याद रहती है सारी बातें. रिटेन्स वट ही हैज़ हर्ड और रीड विदाउट मच मोर. knows about many things of which most students are unaware, और उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती है जिससे मोस्टली स्टूडेंट अनअवेयर होते हैं. हैज़ अ लार्ज वोकेबलरी विच ही यूज़ ईजीली एंड एक्यूरेटली, उनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है. कैन रीड बुक्स दैट आर 1 or 2 years इन एडवांस ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास, और अपने से हायर लेवल की क्लास की बुक्स भी वो पढ़ लेते हैं. परफॉर्म डिफ़िकल्ट मेंटल टास्क, आस्क मैनी क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, रिस्पॉन्स क्विकली. थैंक यू. अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.